तो आज जो हम ज्योग्राफी का क्लास 7 का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 1। चैप्टर 1 है इन्वामेंट के बारे में कि इन्वामेंट क्या है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वामेंट से रिलेटेड चीज़ें, इकोसिस्टम से रिलेटेड चीज़ें, कितने टाइप के इन्वामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इन्वामेंट। तो इन्वामेंट है क्या? इन्वामेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वामेंट क्या है? हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि ऐसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि हमें जीवित रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इन्वामेंट को हम कह सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग, जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा एयर हो गई, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है, फूड हो गया, लैंड हो गई, ये सब क्या है? ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें जीवित रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। जैसे कि एयर है, सांस लेने के लिए चाहिए ही चाहिए, पानी है, पीने के लिए चाहिए, खाना है, ठीक है, फूड है, खाना पड़ेगा ही अगर ज़िंदा रहना है, लैंड है, अगर रहना है तो लैंड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये इन्वामेंट है, ये इन्वामेंट का पार्ट है। इन्वामेंट क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, और सराउंडिंग जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं जो हमें मदद करती है ज़िंदा रहने के लिए, ये हमारा क्या है? इन्वामेंट। तो अगर हम बात करें आपकी बुक के हिसाब से कि इन्वामेंट है क्या, तो इन्वामेंट है एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वामेंट की बात करें तो क्या है? इन्वामेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना कि इन्वामेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, या हमारी सराउंडिंग्स हमारी सराउंडिंग्स जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं, हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं जैसे कि लैंड हो गई, फूड हो गई, जो मैंने अभी आपको बताया भी, वो सारी चीज़ें जो एक ज़िंदा रहने के लिए, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर वातावरण नहीं होगा तो इंसान नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर है इतना कि इन्वामेंट होता क्या है। तो इन्वामेंट कुछ नहीं है, हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो कि जीवित रहने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। इन्वामेंट हमारा वातावरण। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इन्वामेंट है क्या। हम आपके बुक के वाइज चलेंगे कि इन्वामेंट क्या है। ठीक है, हर पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको क्लियर करते चलूँगी। तो अभी हमने इन्वामेंट के बारे में पढ़ा था, अब देखते हैं कि आपकी बुक में इन्वामेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में लिखा है, फ्रॉम द अवर कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वामेंट। तो इन्वामेंट क्या है? वो सारी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द में सराउंडेड है, जैसे कि प्लेस हो गया, पीपल हो गए, थिंग्स हो गए और नेचर हो गया। ये सब क्या है? इन्वामेंट में सराउंडेड है, हमारे वातावरण से सराउंडेड है। जो मैंने आपको बताया था कि हमारा वातावरण है क्या, वो सारी चीज़ें जो कि हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, या वो सारी सराउंडिंग्स जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा है पैराग्राफ में। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो जो हमारा इन्वामेंट है किसका कॉम्बिनेशन है? अगर मैं बात करूं हमारे इन्वामेंट की कॉम्बिनेशन की बात करूं तो किसका कॉम्बिनेशन है? एक तो नेचुरल कॉम्बिनेशन है और एक ह्यूमन मेड। नेचुरल क्या है? जो हमें प्रकृति से मिल रखा है, और ह्यूमन मेड जो इंसान ने खुद बनाया है इन्वामेंट अपने लिए। वाइल द नेचुरल इन्वामेंट रेफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। नेचुरल इन्वामेंट क्या है हमारा? अबायोटिक एंड बायोटिक कंडीशन। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला होता है वो बायोटिक होता है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा भी है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि जितने जिंदा चीज़ें हैं जो भी जिंदा चीज़ें हैं जो कि बायोटिक में आती है, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स हो गए। अबायोटिक की बात करें, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि आपका लैंड हो गया, माउंटेन्स हो गए। ठीक है, ये किस में आएंगे? अबायोटिक में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए आपकी बुक में एक डायग्राम बन रखा है जिसमें लिखा है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बेसिकली है क्या? तो ये बेसिकली है पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट के कितने पार्ट हैं, कितने टाइप के इन्वायरमेंट्स हैं? ठीक है, इन्वायरमेंट है
तो दो टाइप का इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा लैंड एरिया है, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स जैसे कि बायोस्फीयर हो गए, जो हमें प्रकृति से मिले हुए चीज़ें। और ह्यूमन मेड क्या हो गया? ह्यूमन मेड जो इंसान ने खुद बनाया इन्वायरमेंट अपने रहने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है। और आपके जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं वो किस में आ गया? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि इन्वायरमेंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है क्या। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। फिर मैंने आपको इन्वायरमेंट बताया था कि इन्वायरमेंट में जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें दो चीज़ें आती हैं, वो है एक है बायोटिक एंड दूसरा है अबायोटिक, ठीक है। मैंने ये आपको क्लियर कर दिया बायोटिक एंड अबायोटिक क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है। ये यहाँ पे आपके वर्ड ओरिजिन में लिखा होगा, इसे प्लीज़ कभी भी स्किप मत कीजिए। ये एनसीईआरटी बुक में जो आपकी ये बॉक्सेस में जो दिए गए होते हैं ना, उसे हमेशा रीड करा करो। इसमें बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे जाके बेनिफिट रहेगी, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो इसे प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करा करो। तो मैं बात कर रही थी इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट जो वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका जो फ्रेंच वर्ड था वो है इन्वायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड का क्या मतलब होता है? जो पड़ोसी होता है उसको बोलते हैं ना नेबरहुड। तो पड़ोसी और नेबरहुड से क्या लेने देना इन्वायरमेंट का? आखिरकार भाई हम सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। सराउंडिंग क्या है? हमारे आसपास की चीज़ें, यही सराउंडिंग्स होते हैं। तो नेबरहुड क्या होता है? हमारे आसपास के रहने वाले लोग जो हमारे पड़ोसी होते हैं वही नेबरहुड होता है ना। तो हमारी जो सराउंडिंग है वो क्या है? हमारी आसपास की चीज़ें, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर मैंने आपको बताया था। अब देखिए आने वाले जो पैराग्राफ हैं, जो टॉपिक्स आएंगे, उसमें हम जो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। मैंने नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताया था, जैसे कि आपका लैंड हो गया, एयर हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए। ये सब किसका पार्ट है? नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अब डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके बुक में नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। गाइज़ प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी ना तो प्लीज़ साथ साथ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलिएगा। इससे मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाने का मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा। और आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी बुक में जो पैराग्राफ लिख रखा है नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में उसको पढ़ते हैं अब। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्रोमाइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स, इन सब से मिलकर क्या बना है? नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम प्रीवियस क्लास। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में जो यानी कि जो 6th क्लास 5th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर वो होता क्या है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मगर आपकी बुक में भी दे रखा है लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में दे रखा है। तो हम इसके बारे में यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लिथोस्फेयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर क्या होता है? जो सॉलिड क्रस्ट है पृथ्वी का, जो ऊपरी वाली लेयर है, हार्ड टॉप लेयर है, वो क्या होता है? लिथोस्फेयर। बेसिकली लिथोस्फेयर को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो लिथोस्फेयर है क्या? लिथोस्फेयर क्या है? तो लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर है जो लैंड वाला एरिया है वो क्या है? लिथोस्फेयर, ठीक है। अगर सिंपल शब्द में बात करें कि लिथोस्फेयर है क्या? लिथोस्फेयर है जो लैंड वाला एरिया है वो है लिथोस्फेयर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है आपके बुक में। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर। जो लिथोस्फेयर है किससे मिलके बना है? जो रॉक है यानी कि जो पत्थर हैं और जो कि मिनरल्स हैं उन सब से मिलके बना हुआ है क्या? हमारा लिथोस्फेयर, ठीक है। लिखा है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये किससे मिलके बना है? रॉक्स और मिनरल्स है। और ये किससे कवर्ड है? थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो सॉइल की यानी कि मिट्टी की जो पतली लेयर है इनसे कवर है, ठीक है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, ठीक है। लिथोस्फेयर क्या है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें बोल रहा है कि जो लिथोस्फेयर है इरेगुलर सरफेस है, यानी कि बराबर सरफेस नहीं है। कुछ जगह अगर मैं ऑफकोर्स, क्योंकि देखो जो हमारा लैंड एरिया है हर जगह तो ये तो ज़रूरी नहीं कि ना प्लेन एरिया होगा।
कई आपने देखे हैं कि माउंटेन्स वाले एरिया होते हैं, प्लेट्यूज वाले होते हैं, जो पठार वाले एरिया होते हैं, आपने वो भी दे रखा होगा। फिर प्लेन्स हैं, वैलीज़ हैं, तो ये सब क्या है, लिथोस्फीयर के अंदर ही आएगा ना। सिर्फ एक प्लेन एरिया लिथोस्फीयर के अंदर नहीं आता है, पूरी जो लैंड होती है, लैंड कैसी भी हो सकती है, प्लेन हो सकती है, माउंटेन एरिया हो सकती है, प्लेट्यूज हो सकता है, ये सब के सब क्या है लिथोस्फीयर में। ठीक है, अगर कोई पूछे लिथोस्फीयर होता क्या है, तो जो हमारा लैंड वाला एरिया है वो लिथोस्फीयर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है देखते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। कह रहा है कि जो लैंड एरिया है, जो ज़मीनी एरिया है, हमारे कॉन्टिनेंट्स पे भी पाए जाते हैं। जो कॉन्टिनेंट्स हमारा महाद्वीप है, ठीक है, उन पे भी पाए जाते हैं लैंड्स एरिया। ऑफ कोर्स जो ज़मीन है, ज़मीनी क्षेत्र एरिया है, कॉन्टिनेंट पे है ना, आपके एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया आ रहा है, साउथ में आता है इंडिया। तो आपको पता है कि इंडिया में अभी जहाँ आप रह रहे हो, अब लैंड वाले एरिया पे रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो। ठीक है, तो ये जो लैंड फॉर्म एरिया है कॉन्टिनेंट पे भी पाया जाता है। और ओशन फ्लोर्स, ओशन फ्लोर क्या है, जो जो आपका समुद्र है, जो महासागर है, जो उसकी जो निचली ज़मीन होती है ना, देखो ओशंस है, कहीं ना कहीं तो उसके नीचे भी ज़मीन होगी ना, डीप डाउन कहीं ना कहीं तो उसके नीचे भी ज़मीन होगी, तो वही है ओशन फ्लोर्स, उसी के बारे में कह रहा है वो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, जंगल प्रोवाइड करता है, घास वगैरह प्रोवाइड करता है जहाँ पे जानवर उन घास को चर सकते हैं। ठीक है, लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर, खेती वगैरह करने के लिए। ठीक है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट क्या हो गया, जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, ठीक है, काम धंधा कर सकते हैं। तो लिथोस्फीयर ही तो प्रोवाइड कर रहा है। एक ज़मीन देखो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो ये, और ऊपर से ये प्राकृतिक इन्वायरमेंट है ये हमारा, हमें ये प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ, क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और ये क्या है, एक प्राप्त पर मतलब कहते हैं ना कि एक भरपूर मिनरल से भरा हुआ पार्ट है ये लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपको भरपूर मिनरल भी मिलते हैं, क्योंकि मिनरल्स कहाँ होते हैं, ज़मीन के नीचे, और ज़मीन क्या है, लिथोस्फीयर है हमारा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो आपका है, ये देखिए आपका डायग्राम भी बन रखा है। देखो आपको अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो आपके पास जो एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक है, आप उसमें ओपन करके देखिएगा, पेज नंबर 3, उसमें ये डायग्राम है जो हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और ये जो लिथोस्फीयर का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में। देखिए लिथोस्फीयर में जो लैंड वाला एरिया दिखाई दे रहा है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर वाला, बायोस्फीयर में लिविंग एंड जो मतलब जिसमें दोनों आता है, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर जो दोनों आता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर देखिए, द डोमेन ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर वो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, जो पानी वाला है। हाइड्रोस्फीयर का, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है, वाटर ही होता है। ठीक है, हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर ही होता है ना। तो हाइड्रोस्फीयर कौन सा क्षेत्र वाला एरिया हो गया, जो पानी वाला एरिया है। कौन सा वाला एरिया, पानी वाला एरिया हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वो पानी वाला एरिया जैसे कि आपका सीज हो गए, लेक हो गए, यानी कि आपके झरने हो गए, आपके समुद्र हो गए, ठीक है, महासागर हो गए, ये सब क्या है, आपका हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते कि नहीं आते, जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज है किसके अंदर आएगी, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो पानी का क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। इट कॉम्प्रोमाइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। ये किससे मिलके बना हुआ है, काफ़ी जो पानी के जो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए। ठीक है, उन सब से मिलके क्या बना है, ये हाइड्रोस्फीयर मिलके बना है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये कह रहा है कि ये सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब के लिए, जितने भी जीवित लोग हैं, उन सब के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी है कि नहीं है ज़रूरी। अगर आप पानी नहीं पियोगे, एक दिन नहीं पी रहे हो, 2 दिन नहीं पी रहे हो, कितने दिन पानी नहीं पी के आप ज़िंदा रह सकते हो, बताओ। आखिरकार पानी तो चाहिए ना। आप खाने के बिना 5-6 दिन रह सकते हो, 7 दिन रह सकते हो, मगर पानी के बिना, स्पेशली जब ऐसी गर्मी पड़ रही हो, मई जून वाली, और उसमें पानी की आपको पता है ना कितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, और उस टाइम अगर मान के चलो आपको पानी ना मिले तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, क्या आप ज़िंदा रह सकते हो, नहीं, हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है, मतलब जो हमारी हवा है, हवा की एक थिन लेयर है जो कि हमारी पृथ्वी के आसपास सराउंडेड है। ठीक है ना? एटमॉस्फेयर क्या हो गया? हमारी जो पृथ्वी के आसपास वाली सराउंडेड लेयर जो है एयर की, वही एटमॉस्फेयर होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट लिखा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। होल्ड करके मतलब पकड़ के रखता है। ठीक है, अब देखो ये आगे क्या लिखा है, इट प्रोटेक्ट अस। ये किससे बचाता है हमें? ये हमें किससे प्रोटेक्ट करके रखता है? तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? जो भी एकदम बेकार रेज होती है, जो किरणें आती हैं, जो धूप से निकली हुई, जो सूरज से निकली हुई जो हमारी किरणें आती हैं, और बहुत जो गर्मी वाली जो सूरज से निकली हुई जो धूप होती है, उनसे क्या करती है? एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर किस चीज़ से मिलकर बना है? तो जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है? गैस है, डस्ट है, ठीक है, और वाटर वेपर है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है? गैस है, ठीक है, डस्ट यानी कि जो आपकी मिट्टी है, वाटर वेपर्स जो पानी का जो आपका जो भाप बन के ऊपर जाता है, वही सब तो एटमॉस्फेयर में है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में जो भी चेंज आता है तो उसका असर किस में पड़ता है? हमारा जो वेदर और क्लाइमेट है उसके अंदर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब देखो बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा हमने, अभी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया। अब बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर है प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक। तो बायोस्फीयर क्या है? जो हमारे प्लांट है, एनिमल किंगडम है, जितने भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, और द लिविंग वर्ल्ड, और जितनी भी, कहने का मतलब बायोस्फीयर क्या है? या तो सारे प्लांट या एनिमल किंगडम जो मिलके रहते हैं वो क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है? किसके अंदर आते हैं? बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर, ये जो बायोस्फीयर है एक नैरो जोन है अर्थ की, जहाँ पे क्या आता है? लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है। ठीक है, और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, लिखा ना, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से क्या करने के लिए? लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। भाई आखिरकार अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें मिलजुल के तो रहना पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है, जो भी हमें नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं, अगर हम आपस में उनसे मतलब बात करने के लिए नहीं बोली, मतलब कहने का मतलब अगर हम आपस में एकदम सराउंडेड होकर रहेंगे तो हम ज़िंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? तो बायोस्फीयर क्या है? वो सारे प्लांट और एनिमल किंगडम जो कि एक साथ रहते हैं और मिलके क्या फॉर्म करते हैं? बायोस्फीयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोस्फीयर होता क्या है। ठीक है, अब देखो हमने इन्वायरमेंट पढ़ा, इन्वायरमेंट के पार्ट्स पढ़े। ठीक है, कि इन्वायरमेंट कितने पार्ट के होते हैं। मैंने एक बताया नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ाया था। ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में डिटेलिंग में हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट मैंने बता दिया, इकोसिस्टम होता क्या है अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो इकोसिस्टम के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? ऑल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग है, हमें पता है कि एक दूसरे पे वो निर्भर हैं। ठीक है, हमारी सराउंडिंग्स पे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है? हम चाहे ह्यूमन हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? बताओ। ऑफ कोर्स हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है मैं पढ़ती हूँ। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी हैं, निर्भर भी हैं एक दूसरे पे। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो हमारे बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। ठीक है,
रिलेशनशिप किससे डेवलप हो रहा है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रिलेशनशिप किससे डेवलप हो रहा है? सराउंडिंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यही जो रिलेशनशिप डेवलप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में, उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे देखो प्लांट है हमारा, ठीक है, प्लांट को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं, काव वगैरह खाती है कि नहीं खाती है? फिर काव को कौन खाता है? काव हो गए चाहे कोई और एनिमल्स हो गए, उनको कौन खाता है? जो आपकी मान के चलो काव को कौन खाता है? आपका लायन खाएगा, टाइगर खाएगा, यही खाता है। फिर उसके बाद जैसे आप चिकन वगैरह खाते हो, गॉट खाते हो यानी कि मटन खाते हो, कई लोग खाते होंगे आई मीन, तो ह्यूमंस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो देख रहे हो आप ये चेन कैसे चलती आ रही है कि कहीं ना कहीं तरीके से, किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, है कि नहीं है? जितनी भी नेचर से प्रोवाइडेड चीज़ें हैं, जितनी भी सराउंडिंग में हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, हम उनके साथ उन पे डिपेंडेंट हैं। तो वही जो रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में है, हमारी सराउंडिंग के बीच में है, वो क्या फॉर्म करता है? इकोसिस्टम फॉर्म करता है। आई होप आपको अब क्लियर होगा कि इकोसिस्टम है क्या, ठीक है? तो इकोसिस्टम है वो सारी, मतलब वो रिलेशनशिप जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच में होता है, वो क्या होता है? इकोसिस्टम होता है, ठीक है? और इकोसिस्टम में हम हर कोई एक ना, मतलब एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। देखो इकोसिस्टम किसका हो सकता है? जो लार्ज रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, आपके ग्रासलैंड हो गए, डेजर्ट हो गए, माउंटेन्स हो गए, लेक हो गए, रिवर्स हो गए, ओशियन हो गए, और जो स्मॉल पॉन्ड है, ठीक है? तो ये देखो इनका भी एक इकोसिस्टम डेवलप है कि नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है? अब बात करते हैं, मैंने नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया, इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया, मैंने इकोसिस्टम के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ह्यूमन इन्वायरमेंट आखिर है क्या? देखिए आपकी बुक में ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। देखो ह्यूमन जो हैं, हम इंसान जो हैं, इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे चेंज करते हैं? हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को चेंज करता है, ठीक है? अर्ली ह्यूमन डिपेंड अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। देखो जो हम कई साल, कई करोड़ों साल पहले, कुछ कह लो आप ऐसे ही कि कई साल पहले आदि मानव हुआ करते थे। हमने सुना है, हमने पढ़ा है इनके बारे में, ठीक है? वो एकदम टोटली किस पे डिपेंड थे? वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे एकदम डिपेंड थे। वो जंगलों में रहते थे, जंगलों की चीज़ें यूज़ करते थे कि नहीं करते थे अपनी ज़रूरतों के लिए? तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और वो अपना जैसे खाना हो गया, जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेचर उन्हें प्रोवाइड करती थी, जैसे कि खाने के लिए वो हंटिंग करते थे, या प्लांट्स वगैरह पे जो फल फ्रूट्स निकलते थे उन पे डिपेंडेंट रहते थे। यही करते थे ना, उन्हीं से अपना खाना बनाते थे। तो वो खाना किससे बनाते थे? जो नेचर से प्रोवाइडेड होती थी चीज़ें, मतलब ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते थे, ज़्यादा चेंजेस करके वो मतलब नहीं रहते थे उस टाइम। वो ऑलमोस्ट जो नेचर गिफ्टेड चीज़ें थी उन पे टोटली डिपेंडेंट रहते थे। मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे इंसान ग्रो करता गया, आगे बढ़ता गया, तो देखो कैसे कैसे चेंजेस आए। अब खुद देख लो, अभी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सबसे बड़ा चेंज है कि नहीं है? आने वाले मतलब जो पहले के जो 7-8 साल 9 साल पहले के जो बच्चे हैं, उनको यूट्यूब के बारे में इतना पता नहीं था। यूट्यूब पे ऐसी एजुकेशनल वीडियोस नहीं बनाई जाती थी, ऐसा कोई फ्री में कोई नहीं पढ़ सकता था। आप लोग पहले, हाँ, जो पहले के बच्चे थे किस पे डिपेंडेंट थे? स्कूल और ट्यूशन सेंटर्स पे, इसी पे डिपेंडेंट थे। अब देखो कैसे एकदम ह्यूमन ग्रो करता गया, कैसे एकदम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ लेके आया, कितने सारी चेंजेस किए इन्वायरमेंट में, करे कि नहीं करे? आज ह्यूमन है, इंसान है, चंद्रमा पे भी होके आया, मार्स पे खोज चल रही है। अभी अपना इंडिया मंगलयान भेजने वाला है कि नहीं भेजने वाला है? सन पे खोज चल रही है। तो देखो ह्यूमन कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट को कैसे उन्होंने मॉडिफाई करा उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। इंसानों ने क्या कर, नया तरीका ढूंढा इन्वायरमेंट को चेंज करने का। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने फसलें उगाना सीखा, अजीब अजीब मतलब वैरायटी की, ठीक है, फसलें उगाना उन्होंने सीखा, ठीक है? जैसे आपकी राबी क्रॉप्स हो जाती हैं, जायद क्रॉप्स हो जाती हैं, खारिफ क्रॉप्स होती हैं, उन्होंने कितनी सारी चीज़ें सीखी फसलों में भी, ठीक है? डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और वो जानवरों को कैसे
पालना वगैरह, ठीक है, ये सब उन्होंने सीखा, ठीक है। और कैसे एक लाइफ सेटल करनी है, कैसे रहना है एक इन्वामेंट में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना उस इन्वामेंट को मॉडिफाई करके उन्होंने क्या किया, उस इन्वामेंट को मॉडिफाई करके वो रह रहे हैं अब। द व्हील वाज इन्वेंटेड, जैसे जैसे मैंने आपको बताया जैसे जैसे इंसान एकदम ग्रो करता गया, आपको पता है कि जो व्हील है, जो पहिया है, वो इन्वेंट हुआ। फिर सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, ज़्यादा मात्रा में फूड प्रोड्यूस करा जा रहा था पहले, क्योंकि जो आदि मानव टाइम के लोग थे, आदिवासी लोग, आदि मानव या आदिवासी लोग कह सकते हो आप लोग, टोटली जंगलों पे डिपेंडेंट थे। मगर आपके जो लोग हैं जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे ही चीज़ें मॉडिफाई भी कर रहे हैं। पैदावार देखो, फसलों की भी पैदावार की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है पहले के मुकाबले। देखो बार्टर सिस्टम इमर्ज, जैसे इंसान तरक्की करने लग गया था वैसे ही बार्टर सिस्टम भी आया। अब देखो बार्टर सिस्टम होता क्या है, देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये ट्रेड है, एक प्रकार का व्यापार है जिसमें जो चीज़ें हैं हम उसको एक्सचेंज करते हैं बिना पैसे लिए। मतलब कहने का मतलब है, मेरे पास एप्पल है, ठीक है, मेरे पास एप्पल है और आपके पास मैंगो है, ठीक है, आपको एप्पल चाहिए और मेरे को मैंगो चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मेरे पास जो एप्पल है मैं आपको दे दूँगी और आपके पास जो मैंगो है आप मेरे को दे दोगे। तो वो क्या हुआ, बार्टर सिस्टम हुआ। या दूसरा एग्जांपल समझते हैं, मेरे पास चावल थे, ठीक है, मेरे पास चावल थे, आपके पास गेहूँ था, ठीक है, मेरे को गेहूँ चाहिए था और आपको क्या चाहिए था, चावल चाहिए था, ठीक है। तो मैंने अपने चावल आपको दे दिए और आपसे गेहूँ ले लिया, और आपका गेहूँ मैंने तो ले लिया ना आपसे, और आपने मेरे चावल ले लिए। तो ये क्या है, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या है, एक प्रकार का मैंने व्यापार ही नहीं किया। देखो मैं कह रही हूँ कि मैंने आपसे, मेरे पास राइस थे, ठीक है, मेरे पास क्या थे, राइस थे, और आपके पास क्या थे, आपके पास क्या थे, वीट था, यानी कि गेहूँ था आपके पास। मैंने यही बोला, मुझे चाहिए था वीट और आपको चाहिए था राइस। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना राइस किसको दे दिया, आपको दे दिया, ठीक है, और आपने मुझे अपना वीट दे दिया, आपने मुझे अपना वीट दे दिया। तो इससे हमने चीज़ें एक्सचेंज करी बिना पैसे दिए, तो इसे ही बोलते हैं बार्टर सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। मैंने कोशिश करी है कि आपको मैंने इजी वर्ड में समझा पाऊँ, और पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। बार्टर सिस्टम क्या है, एक ट्रेड है, एक प्रकार का व्यापार है जो इंसान करता है, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ एक्सचेंज करता है बिना पैसे के लेन देन से, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया बार्टर सिस्टम के बारे में। गाइस मैं रिपीट कर रही हूँ, जो आपके बॉक्सेस में दिए गए होते हैं ना, उन्हें ज़रूर रीड कीजिए, ये आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ट्रस्ट मी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो जैसे ही ग्रोथ हुई वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आई इकनॉमी में, ठीक है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई और उन्होंने लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें वो बनाने लग गए। फिर देखो ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन आया आपके, देखो आपका शिप हो गया, आपका एयरवेज़ हो गया, आपका रोडवेज़ हो गए, रेलवेज़ हो गए, ठीक है। अब आपको अगर चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है इधर से उधर, आप एक ही मिनट में कर लेते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मतलब एक ही मिनट का मेरे कहने का मतलब है कि अब बहुत ही जल्दी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि एक मिनट में, बट यस बहुत जल्दी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर आपको चीज़ें शिपमेंट इधर से उधर करवानी होती है तो हो जाता है ना। तो देखो ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो बहुत सारी चीज़ें करी, और अब कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या है वो, कम्युनिकेशन है ही ना। और देखो कितना स्पीडी हो गया है, कितना फास्टली हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, मैं आपको कितना फास्टली बता पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूरे वर्ल्ड में क्या हो गई, एकदम ऐसे कहते हैं ना आग लग गई, वैसी आग की तरह ये सारी चीज़ें फैल गई। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, इन्वायरमेंट को उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग ढाल लिया। देखो इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें क्या मिला था, फॉर एग्जांपल नेचुरल इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिली,
ठीक है, लकड़ी मिलती है, जंगलों में लकड़ी मिली हमें, हमने उस लकड़ी का क्या करा, हमने उस लकड़ी से अपना घर बनाया, फर्नीचर्स बनाए, करा कि नहीं करा, सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप करी कि नहीं करी। आप स्कूल में बैठते हो, जो बेंचेस होती हैं वो भी फर्नीचर बेस्ड होती हैं, सॉरी लकड़ियाँ बेस्ड, वुडन बेस्ड होती हैं। तो देखो कितनी सारी चीज़ें हमने मॉडिफाई करके बनाई। हमने एक नेचुरल इन्वायरमेंट से कैसे अपना एक मैन मेड इन्वायरमेंट बनाया ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा नेचुरल ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है आपकी बुक में। तो यही था आपकी बुक में, चैप्टर फर्स्ट यहीं तक था। इन्वायरमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, बायोटिक आता है। फिर हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, हमने वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम जो चीज़ें इंसान ने कैसे मॉडिफाई करी उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब देखो आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा है, डू यू नो जो ये लिख रखा है, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, आपके लिए बहुत इजी रहेगा आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, कभी आप प्रिपेयर करेंगे किसी चीज़ के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो प्लीज़ ये नोट ज़रूर कीजिएगा कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने अब ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, फिर आपका टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, ये करते हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे लगा भी रखे हैं निशान, आप देख के लगा भी सकते हैं। वैसे हम इसके बारे में अभी पढ़ते भी हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। तो नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा नहीं होगा, डेजर्ट तो है नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट की बात करें, जंगलों की बात करें, तो ये भी हमारा क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। एक है बी जो है हमारा एक्वेरियम हमारा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ये क्या है, मैन मेड है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, यानी कि मैन ने मॉडिफाई किया है। एक्वेरियम देखो, फिश कहाँ बेसिकली रहती है, समुद्र में रहती है, रिवर में रहती है, यहीं ना रहती है। एक्वेरियम में तो एक्वेरियम में हम क्या करते हैं, उसमें पानी डाल के फ़िश को रखते हैं, हम उसके लिए वो इन्वायरमेंट बना रहे हैं, हमने बनाया ना, मैन मेड इन्वायरमेंट बना रहे हैं ना, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम में कहाँ से आएगा। तो बी इसका आंसर होगा कि इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, तो एक्वेरियम नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। इनमें से ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है, कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है लैंड, सेकंड है रिलीजन, सी है कम्युनिटी। तो जो ये लैंड है हमारा, हमें पता है कि लैंड किसका है कंपोनेंट, ये नेचुरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है कि नहीं है। तो लैंड ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं होगा, ये किसका कंपोनेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लैंड नेचुरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है, माउंटेन, सी, रोड। क्या पहाड़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, या सी है या रोड। ऑफ कोर्स रोड है, क्योंकि रोड किसने बनाई होती है, इंसानों ने बनाई होती है, ये नेचुरली तो बनी बनाई हमें मिली नहीं है ना, तो रोड है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इसका आंसर है सी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या थ्रेट है इनमें से, तो क्या खतरा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ए ग्रोइंग प्लांट, बी ग्रोइंग पॉपुलेशन, सी ग्रोइंग क्रॉप्स। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या खतरा है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है बी, आंसर बी ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्या बढ़ते हुए प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, बिल्कुल नहीं है। प्लांट्स बढ़ेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट तो ना डिग्रेड होगा, बिल्कुल भी कम नहीं ना होगा, तो प्लांट्स तो होंगे ही नहीं।
और क्रॉप जो हम फसलें उगा रहे हैं वो हमारे लिए ख़तरा कैसे हो सकती हैं, वो तो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करेंगी ऑलरेडी, ठीक है। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो होगी ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो हमारी जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा है कि नहीं है। देखो कैसे ख़तरा होगी, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदा होंगे, तो लोगों को जैसे जैसे लोग पैदा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होगी, वैसी लोगों की चीज़ें, उनकी नीड, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाएगी। अब एक फैमिली में अगर 3 मेंबर है, 3 मेंबर एक दिन में कहने का मतलब 3 मेंबर एक दिन में 6 गिलास पानी पीते हैं, और एक फैमिली में 8 मेंबर हैं, ठीक है, और वो फैमिली मेंबर 8 एक दिन में 10 गिलास पानी पीते हैं। तो आप देख रहे हो पानी की खपत किस फैमिली में सबसे ज़्यादा है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसी जो चीज़ें हैं हमारी, जो नेचर से प्रोवाइडेड चीज़ें हैं, वो भी हमें कम मिलती रहेगी, ठीक है, हमें कम मिलती रहेगी, क्योंकि और ऊपर से क्योंकि जो ह्यूमन नीड है वो बढ़ती जाएगी, और नेचर के पास उतना तो है नहीं ना कि बांटता फिरे, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं वो तो लिमिटेड है, वो तो अनलिमिटेड नहीं है ना। सिर्फ एक सन जो है जो अनलिमिटेड है, उसकी जो रेज़ हैं, जो किरणें हैं, धूप है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। बाकी सारी चीज़, प्लांट्स हो गए आपके, वाटर हो गया, ये लिमिटेड है, ठीक है। और आपको पता है ना कई राज्यों में कितनी पानी की किल्लत हो रही है कि नहीं। तो अब बात करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स हमने कर लिया, अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। मैच द फॉलोइंग में क्या है, फर्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने आपको बताया था क्या है, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लैंड वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या होगा, ई होगा। सेकंड एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर मैंने बताया था कि क्या है, एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एक ब्लैंकेट है, मतलब एक एयर, एटमॉस्फेयर क्या है मैंने बताया ना, एक थिन लेयर है किसकी, एयर की, जो कि किसको सराउंड करती है, अर्थ को, ठीक है। तो सेकंड का होगा ए। अब है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मैंने क्या बताया था आपको, पानी वाला क्षेत्र, तो क्या है, डोमेन ऑफ वाटर। तो थर्ड का क्या होगा, बी, डोमेन ऑफ वाटर। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग ना, आर सराउंडिंग्स ही तो इन्वायरमेंट होगी। क्योंकि ये जो एफ़ वाला पॉइंट है, एफ़ वाला क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ये किसका पॉइंट होगा, ये इकोसिस्टम का पॉइंट होगा। इकोसिस्टम की डेफिनेशन ही तो यही कहती है कि जो रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच में, तो वो क्या फॉर्म करती है, इकोसिस्टम। तो ये तो एफ़ तो होगा नहीं। तो फोर्थ का क्या होगा, इन्वायरमेंट का होगा आर सराउंडिंग, हमारी आसपास की चीज़ें, ठीक है। तो फोर्थ का क्या होगा, डी, आर सराउंडिंग्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, तो मैंने इकोसिस्टम बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज़ नोन एज इकोसिस्टम। आपका अगर मैं बुक में देखूं तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपकी 2 जगह लिख रखी है। एक तो ये रहा, ये जो आपका ग्लोसरी है जिसमें लिखा है इकोसिस्टम के बारे में, आप इसको भी लिख सकते हैं चाहे तो, या तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इकोसिस्टम क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ऑल प्लांट से लेके एन इकोसिस्टम ये लिखा है ना, यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। ये फर्स्ट का आंसर होगा कि इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, लैंड वाटर एयर प्लांट एनिमल कॉम्प्रोमाइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो है ये सेकंड का आंसर होगा, लैंड से लेके इन्वायरमेंट तक। आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि इसके कंपोनेंट लिख सकते हो, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा अगर बड़ा लिखना चाहो तो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। मैंने बताया था इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट कौन से थे, नेचुरल और जो ह्यूमन इन्वायरमेंट था, यानी कि मैन मेड इन्वायरमेंट था, वही इसके क्या है, कॉम्पोनेंट है। तो इसका जो आंसर है, ये जो डायग्राम बन रखा है ना, नेचुरल कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, देख रहे हो लिखा है ना कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एक है नेचुरल इन्वायरमेंट और एक है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन है गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के 4 एग्जाम्पल देने हैं। तो ये आप बता सकते हो कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। देखो
कुछ मैं बता देती हूँ, बाकी आप सोच लेना, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। देखो रोड है, रोड क्या है, इंसान ने बनाया है, मैन मेड है, रोड हो गया एक, ठीक है। फिर रहने के लिए जो घर है, हाउस हो गया, वो मैन मेड इन्वायरमेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो बाकी के दो मैंने बता दिए, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल से आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब बताऊंगी मैं कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको लिथोस्फेयर के बारे में। देखो ये लिखा है ना, पेज नंबर 3 पे लिखा है ना लिथोस्फेयर के बारे में। मैंने बताया था जो लैंड वाला पार्ट होता है वो लिथोस्फेयर होता है। तो ये रहा इसका आंसर लिथोस्फेयर का। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। अगर आप और बड़ा करना चाहते हो आंसर तो आप कर सकते हो। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। यहाँ तक आप कर सकते हो, वैलीज तक, ठीक है। तो ये लिथोस्फेयर की डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट बताओ। ये मैंने आपको बताया था, बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला, और इसके अंदर क्या आते हैं, इसके 2 कंपोनेंट क्या होंगे, प्लांट एंड एनिमल्स, यही ना होगा। गाइज मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगर नहीं भी पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई डाउट भी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को भी पता चलेगा कि मैं क्या सही पढ़ा रही हूँ क्या गलत पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और कुछ और भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, और प्लीज़ ज़रूर इस मेरे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबाओगे तो आने वाले टाइम में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा, ठीक है। अभी हम क्लास 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे बच्चे आते हमें मिलते रहेंगे हम और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए बस, अब आप सपोर्ट करते रहिए। हम क्लासेस और भी क्लासेस का हम वीडियो बना के डालते रहेंगे, ठीक है। अभी तो हम क्लास 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हम और भी क्लासेस का बैच लेके आएंगे, और आने वाले टाइम में आपको लाइव सेशन भी ज़रूर मिलेंगे, आप लाइव पढ़ सकते हो, लाइव एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। मैंने बताया आपको बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर पढ़ा था ना हमने, बायोस्फीयर क्या होता है। तो क्या होता है बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो प्लांट और एनिमल किंगडम होते हैं आपस में जो मिलके जो रहते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं। और द लिविंग बर्ड, इट इज़ अ नैरो जोन, आगे आप यहाँ तक आप उसको लिख लेना, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। बायोस्फीयर की डेफिनेशन यहाँ से लेगी, प्लांट से लेगी आपका सपोर्ट लाइफ तक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि आज की डेट में रट्टा मारने से ज़रूरी कि आप समझो, क्योंकि आप समझोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आज की डेट में लोग जो ढूंढ रहे हैं कंपनीज़, कभी आप फ्यूचर में कंपनी में काम करोगे तो कंपनी में लोग सिर्फ रट्टा मारने वाले को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं जिनके पास नॉलेज है, ठीक है। तो नॉलेज आज की डेट में मैटर करती है, ना कि रट्टा मारना, ठीक है। रट्टा कोई भी मार के जा सकता है, बट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।